चलिए नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे पीडियाट्रिक इम्पोर्टेंट डिजीज रूमेटिक फीवर। ठीक है, फिक्स एक्यूशन आना रूमेटिक फीवर से भी साथ के साथ बने रहिए, साथ साथ लिखते रहिए। बात करते हैं रूमेटिक फीवर। उससे पहले अपने जो सारे वीडियो हैं बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के सेकेंड ईयर के, जो आपको प्ले लिस्ट के अंदर जाना और प्ले लिस्ट के अंदर जाके आपको, ठीक है, क्विक रिविजन फॉर एग्जाम 2023, उसमें आपको सारे वीडियो अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। रूमेटिक फीवर क्या होता है कि रूमेटिक फीवर appears to be an immunological disorder indicated by group A beta hemolytic streptococcus. It is characterized by inflammatory lesions and connective tissue and the endothelial tissue mostly affected heart and joint. क्या कहने का मतलब आप समझते हैं कि कह रहा है रोमेटिक फीवर अपीयर्स टू बी एन इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये कैसा डिसऑर्डर है? इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी अपने इम्यून सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर है। इंडिकेटेड बाय ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रिप्टोकोकस, जो किसकी वजह से होता है? ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रिप्टोकोकस की वजह से होता है। ठीक है, एक इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मतलब अपने इम्यून सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर है, जो कि अपना ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रिप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से होता है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाई, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे? इन्फ्लामेटरी लीजन्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू यानी आपका बोन है, कनेक्टिव टिश्यू मतलब आपका ब्लड है, ठीक है, इन सब जगह पे। एंड एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू मतलब आपकी जो एंडोथेलियल टिश्यू मोस्टली अफेक्टेड हार्ट एंड जॉइंट। आपको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा हार्ट और जॉइंट पे, क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू और एंडोथेलियल टिश्यू पे ये वर्क करता है। ठीक है, मतलब इसमें आपको समस्या देखने को मिलेगी। तो रूमेटिक फीवर क्या समझे साहब कि एक इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रिप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से होता है। पर ये जो उसका कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब इसमें जो साइन सिम्टम हमें मोस्टली देखने को मिलेंगे या तो जॉइंट पे या अपने हार्ट में, या फिर हम कह सकते हैं कि ये कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, यानी ब्लड में भी कोई समस्या आ सकती है, या फिर एंडोथेलियल टिश्यू में। ठीक है, मोस्ट कॉमन एज ग्रुप, और इसकी जो कॉमन एज ग्रुप होती है वो होती है 5 से लेकर के 15 साल। और किस बच्चे में देखने को जब सबसे ज़्यादा मिलेगा? 5 से लेकर के 15 साल के बच्चे में। अगर इसकी एटियोलॉजी देखें, यानी अगर हम इसका कारण देखें, तो कारण इसका सिर्फ एक ही होता है, ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रिप्टोकोकस बैक्टीरिया। बात समझ में आई क्या? नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी, कि क्या इसकी पैथोफिजियोलॉजी होती है। पैथोफिजियोलॉजी में व्हेन अकर्ड स्ट्रिप्टोकोकस इन्फेक्शन, कि जब स्ट्रिप्टोकोकस बैक्टीरिया अपने शरीर के अंदर आ जाता है और आके इन्फेक्शन करता है, तो क्या होता है भाई? स्ट्रिप्टोकोकस बैक्टीरिया कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया आके क्या करता है? स्ट्रिप्टोकोकस इन्फेक्शन करता है, उसकी वजह से शरीर में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है। और जैसी रिएक्शन होती है, स्ट्रिप्टोकोकल सोर थ्रोट, तो अपने कहाँ पे पहुँचता है? स्ट्रिप्टोकोकस गले के अंदर पहुँचता है और वहाँ पे गले को जाम करता है, गले पे अपनी कॉलोनी बनाता है, सोर थ्रोट करता है। एंटी स्ट्रिप्टोकोकल एंटीबॉडी टिलर्ड एलिवेटेड, उसकी वजह से अपने शरीर के अंदर जो है भाई, कोई भी अगर एंटीजन बाहर से आया तो उसके खिलाफ अपने शरीर में एंटीबॉडी होगी। तो एंटी स्ट्रिप्टोकोकस एंटीबॉडी अपने शरीर में होती है, मतलब कि जो बैक्टीरिया है उसे मारने के लिए एक एंटीबॉडी शरीर में बनी। ठीक है, ऑटो एंटीबॉडी अटैक द मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम और कार्डिक वाल्व। और वो किस पे अटैक करेगी भाई? उसको मारने के लिए। सपोज अगर उसने कॉलोनी बना ली हार्ट में, तो हार्ट में बना ली, तो हार्ट में मारने के लिए उस किसको? स्ट्रिप्टोकोकस बैक्टीरिया को मारने के लिए भाई लड़ाइयाँ तो करेंगे ना, तो लड़ाई करेगा तो खुद का भी नुकसान होगा और सामने वाले का भी होगा। तो जो ऑटो एंटीबॉडी है, मतलब खुद ही जो एंटीबॉडी बनी है, वो किस पे अटैक करेगी? मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम और कार्डिक वाल पे। ये क्या होता है? मायोकार्डियम मतलब कार्डिक की लेयर है, मायोकार्डियल लेयर, पेरिकार्डियम लेयर और कार्डिक वाल, उन पे वो अटैक करेगी। ठीक है, एस्कोफ बॉडीज डेवलप ऑन द वाल्व, ऑन द मिट्रल वाल्व एंड लीडिंग परमानेंट वाल्व डिसफंक्शन। उसके बाद में क्या होगा कि एस्कोफ बॉडीज, यानी एस्कोफ बॉडी होती है, कुछ टाइप की एंटीबॉडीज होती है, जैसे एस्कोफ एंटीबॉडी बोलते हैं, वो क्या हो जाती है? वाल पे डेवलप हो जाएगी। और वाल पे डेवलप होने पे, कौन से वाल पे? मिट्रल वॉल पे। और उसकी वजह से क्या होगा कि परमानेंटली वाल्व डिसफंक्शन हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ साहब? कहने का मतलब ये हुआ कि एक ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रिप्टोकोकस बैक्टीरिया था, ये अपने शरीर के अंदर आ गया। जैसे ही अपने शरीर के अंदर आया, शरीर में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है भाई। जैसे ही कोई चीज़ आता है शरीर के अंदर, तो ऐसा तो है नहीं बॉडी बोलेगी नहीं आजा भाई, हाँ मुझे परेशान कर दे, ऐसा तो होगा नहीं। बॉडी खुद एक एक्शन लेगी, तो बॉडी ने एक्शन लिया और ऑटोमेटिक उन्होंने ऑटो इम्यून बना दी। मतलब क्या होती है? एंटीबॉडी बना दी इसकी। जो चीज़ आई है, जैसे मान लो अगर दूसरे देश के सैनिक, जिस देश के सैनिक अपने भारत पर हमला करे, तो भारत उन्हीं देश के सैनिकों को तो मारेगी, ऐसा तो नहीं दूसरों को मारेगी। तो इसने एंटीबॉडी भी कैसी बनाई? एंटी स्ट्रिप्टोकोकस एंटीबॉडी बनाई, यानी जो स्ट्रिप्टोकोकस बैक्टीरिया को मार सके वो एंटीबॉडी बनाई।
वो अब क्या हुआ है कि वो बैक्टीरिया आधे तो आकर के गले में जमा हो गए, शोर थ्रोट, कोई हार्ट में चला गया, भाई ब्लड में जाएगा। मैंने कहा ना कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, तो कनेक्टिव टिश्यू मतलब ब्लड, ब्लड में जाएगा, ब्लड हार्ट में जाएगा, तो हार्ट में चले गए। अब हार्ट में गए सपोज, तो हार्ट के अंदर मायोकार्डियम जो लेयर है उस पर, पेरिकार्डियम पे, वहाँ पे चले गए। तो अब जब जंग छिड़ती है तो तलवारें भी चलती है और भाला भी चलते हैं, सही बात है ना, पहले यही चलते थे, आजकल तो घोड़े चलती है, घोड़ी भी चलेगी मान लो। तो कोई एक ऐसा मुझे बताओ कि अगर एक कोई अपने, समझ लीजिए एक कोई पर्दा लगा हुआ है, पर्दे के, पर्दा अपना है मान लो, ठीक है, पर्दा होता है ना, वो पर्दा अपना है और उस पर्दे के आगे कोई दूसरे देश का सैनिक खड़ा है और हमने पीछे से क्या चलाई, गोली चलाई, गोली चलाई, तो मुझे ये बताओ सैनिक तो मर गया, बिल्कुल सही बात है साहब, सैनिक तो मर गया, पर सैनिक का जो खून है वो उछल करके अपने पर्दे पे लग गया। मतलब अगर हम सैनिक को मारेंगे तो कहीं ना कहीं अपने पर्दे का तो नुकसान हुआ। साथ साथ में मान लो गोली अगर उस सैनिक के को चीरते हुए पर्दे में से निकल गई, यानी अपना पर्दा भी बीच में से फट गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि साहब अपने खुद के पर्दे का भी नुकसान हो गया। सैनिक तो मारा तो ठीक है, सैनिक मरा अच्छी बात है, पर अपना पर्दा तो गया ना, 700-800 रुपये का खर्चा अपना वापस आ गया। इसी प्रकार से वो एंटीजन अपने कहाँ पे है, हार्ट के मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम, एपिकार्डियम और इन लेयर पे आए थे। अब उन पे आए तो उन पे बैठे तो वहाँ पे लड़ाइयाँ हुई, जंग छिड़ी, ठीक है। जो एंटीबॉडी बनी थी, अपने शरीर ने जो एंटीबॉडी बनाई थी उन्हें मारने के लिए, उन्होंने मारने का ट्राई किया, पर जमा कहाँ हो गए, उन लेयर पे जमा हो गए। और मेनली जो है एक एंटीबॉडी होती है जिसका नाम है एस्कॉफ बॉडीज़, जो एस्कॉफ बॉडी है वो क्या पे जमा हुई, जाके वॉल पे जमा होगी हेड के। अब इतने पतले पतले मासूम मासूम से वाल है, अगर उन पे जाके जमा होगी, उन पे जाके जमा हो गई, और जमा ऐसी हुई मिट्रल वाल पे कि वो वाल क्या हो गया, डिसफंक्शन हो गया, ठीक है। वो कहते हैं ना, गए थे हरि भजन को लोटन लगे कपास, वो बात हो गई यहाँ पे। अब वॉल डिसफंक्शन हो गया तो क्या होगा देखना, सीवियर मायोकार्डियाटिस। अब वॉल डिसफंक्शन हो गया तो वहाँ पे ब्लड ज़्यादा इकट्ठा हो गया, ज़्यादा ब्लड इकट्ठा हो गया तो बैक्टीरिया वहाँ पे और ज़्यादा फैल गए, और ज़्यादा फैलने की वजह से क्या हो गया, मायोकार्डियाटिस, मतलब जो मायोकार्डियम लेयर होती है वहाँ पे क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया। मैं रिजल्ट इन डायलेशन ऑफ हार्ट, उसकी वजह से हार्ट क्या हो गया, डायलेट हो गया, भाई वाल ख़राब हो गया, आगे ब्लड फेंक नहीं रहा है, तो एक चैम्बर पूरा क्या तो कहते हैं ना वो भर गया, पूरा बड़ा हो गया, तो उसकी वजह से क्या हो गया, हार्ट फेलियर। बात समझ में आई। तो वापस लड़ाई करनी, इसको कितनी नुकसानदायक होगी देखो। अब एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, आपको क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे देखना। रूमेटिक फीवर में अपीयर्स विद मेजर्स, माइनर एंड इसेंशियल क्राइटेरिया। रूमेटिक फीवर है वो 3 प्रकार से मानते हैं, मेजर क्राइटेरिया, ठीक है, माइनर क्राइटेरिया और इसेंशियल क्राइटेरिया। मेजर क्राइटेरिया में क्या होगा, सबसे भारी नुकसान किनको होगा देखना, कार्डियाटिस। कार्डियाटिस मतलब हो गया, इट इज ए प्राइमरी एंड अर्ली क्लिनिकल फीचर्स ऑफ रूमेटिक फीवर। रूमेटिक कार्डियाटिस इज ए पान कार्डियाटिस। पान कार्डियाटिस मतलब होता है, पान मतलब जिसमें चारों आ गए, जिसके अंदर पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ठीक है, ये 3 है, मतलब चारों मतलब 3 आ गए, तीनों ही आ गए, ठीक है। इट अपीयर विथ सिस्टोलिक और डायस्टोलिक मर्मर, प्रोलोंग पीआर इंटरवेल ऑन ईसीजी। मतलब कहने का हुआ कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई साहब अपने हार्ट पे क्या हो गया, कार्डियाटिस मतलब इन्फ्लामेशन इन द हार्ट, जिसमें पान कार्डियाटिस, पान मतलब तीनों के तीनों आ गए, पान मतलब होता है जितने भी होते हैं सब के सब भाग आ जाते हैं, तो इसमें पेरिकार्डियाटिस भी हो गया, मायोकार्डियाटिस भी हो गया और एंडोकार्डियाटिस, मतलब तीनों के तीनों में इन्फेक्शन अपना इन्फेक्शन हो गया। और इनकी वजह से हमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक मरमर, मतलब हार्ट जैसे ही सिस्टोल करता डायस्टोल करता हमें कुछ मरमर साउंड आती है, मतलब ऐसा कुछ साउंड आती है, कर करके आवाज़ ऐसी कुछ आती है, ठीक है। प्रोलोंग पीआर इंटरवेल ऑन ईसीजी, और ईसीजी में आपका पीआर का जो इंटरवेल है वो प्रोलोंग मतलब लेट देखने को मिलता है, लंबा चलता है इनका इंटरवेल। नेक्स्ट है अर्थराइटिस। सेकंड हमें सबसे बड़ी घटना देखने को मिली कहाँ पे, जॉइंट पे, घुटनों में। और बच्चा कितने साल का है बेटा, 5 से लेकर के 15 साल के बच्चे में घटनाएं घटित हो रही है। आई थिंक समझ में आपको आ रहा होगा। रूमेटिक अर्थराइटिस इज ए पॉली अर्थराइटिस, पॉली मतलब बहुत ज़्यादा जॉइंट में इफेक्ट करती है ये, इन्वॉल्विंग लार्ज जॉइंट लाइक नी, KNEE, अरे नी स्पेलिंग है, ठीक है भाई, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक, KNEE है। एंकल, एल्बो विथ फॉलोइंग फीचर्स। सबसे ज़्यादा किसको अफेक्ट करती है भाई, अपने घुटनों को, अपनी कोहनी को, ठीक है। और इनमें साथ साथ में फीचर्स क्या क्या देखने को मिलेगा देखना, जॉइंट शोइंग रेडनेस, आपके जो भी जॉइंट हैं शरीर के अंदर उसमें रेडनेस हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, पेन हो जाएगा, डिक्रीज एक्टिव मूवमेंट हो जाएगा। इसीलिए तो कहा था ये ऑटो एंड इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है, कैसा, इम्यून सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर है, ठीक है। इनिशिएटेड बाय ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, जो किसके द्वारा अपना हुआ था, ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक
स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से हुआ था। बॉडी गई थी अपने आप को बचाने के लिए, पर कहते हैं ना इतना हावी बैक्टीरिया था कि बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई और उसकी वजह से खुद साइन सिम्टम में अड़ूज गई। समझ में आ रहा है अड़ूज के मतलब क्या होता है? जखड़ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तीसरा आपका होगा, स्क्रीन बड़ी कर देता है आपका, बढ़िया है। देखो तीसरा होगा सब क्यूटेनियस नोड्यूल्स। सब क्यूटेनियस नोड्यूल्स मतलब होते हैं गांठें। दीज अपीयर ऑन बोनी प्रोमिनेंट लाइक एल्बो। आपके बोनी प्रोमिनेंट जैसे आपकी कॉर्नी है, आपकी ये चिन्ह है, ये आपका ये चिन्ह है, आपका ओसिपुट है और आपकी स्पाइन है। इन जगह पे इट इज़ वेरी इन साइज फ्रॉम पिन हेड टू एन अलमोंड। मतलब कह रहा है कि आपकी जैसे माथे में लगाने वाली पिन होती है उससे लेकर के एक बादाम के जितना हो सकता है ये। ठीक है, नोडल्स मतलब गांठें बन जाएंगी आपकी, जैसे आपके कोने में गांठें बन गई, आपके चिन में गांठें बन गई, आपकी स्पाइंस में गांठें बन गई। ठीक है, दीज आर वेरी लेट मैनिफेस्टेशन और अपीयर अराउंड 6 वीक। ये आपका बहुत लंबे समय बाद में देखने को मिलता है, आफ्टर 6 हफ्ते बाद में आपको देखने को मिलेगा ये सब चीज़ें। नेक्स्ट है कोरिया। ये देखो, साइडेनहाम्स कोरिया इज ऑल्सो ए लेट मैनिफेस्टेशन। ये भी आपको लेट देखने को मिलेगा। अकरिंग अबाउट मंथ आफ्टर द ऑनसेट ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। जब आपकी किडनी फेल हो जाएगी, या अगर आपका किडनी फेल में भी स्टेज होती है, अगर पहली स्टेज है किडनी फेल की, उस किडनी फेल के 1 महीने बाद आपको देखने को 3 महीने बाद आपको देखने को मिलेगा। द पेशेंट मैनिफेस्ट कोरिया विथ इनवॉलेंट्री मूवमेंट, मस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन, वीकनेस एंड इमोशनल डिस्टर्बेंस। इसमें क्या होगा, आपका वॉलेंट्री मूवमेंट गड़बड़ा जाएगा, सॉरी इनवॉलेंट्री मूवमेंट है उसमें गड़बड़ी आ जाएगी। जैसे आपके हार्ट वगैरह इनवॉलेंट्री मूवमेंट करता है सबके सब। ठीक है, आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम इनवॉलेंट्री है। मस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन, आपके जो मसल्स है वो कोऑर्डिनेशन से ढंग से नहीं हो पाएगा, उनमें थकान आ जाएगी शरीर में और आप इमोशनली डिस्टर्बेंस हो जाओगे। ठीक है, अगला है ट्राइथीमिया मैर्जिनेटम। क्या होता है, इट अपीयर विथ वेरिटी ऑफ स्किन मैनिफेस्टेशन। इसमें अपने शरीर के अंदर जो बहुत सारे हैं स्किन में चेंजेस आ जाएंगे, जैसे नॉन प्यूराइटिक पिंक, मैक्यूलर रेसेस ऑन ट्रंक, मतलब आपके जो गर्दन है उस पर मैक्यूलर रेसेस बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है माइनर क्राइटिया, जो हमने सेकंड पढ़ा था माइनर क्राइटिया, उसमें क्या होगा, माइनर क्राइटेरिया, बोल के क्या होती है, जबान फिसलने लग जाती बार बार, क्राइटेरिया। ठीक है, इसमें क्या होगा, फीवर, आपका फीवर हो जाए, मतलब शरीर में कहते हैं ताव आ गया, कितने डिग्री से ज़्यादा होगा, 39.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अर्थरालजिया, पेन इन जॉइंट में आपका पेन होगा। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ रोमेटिक फीवर और हार्ट डिजीज़, इसमें मतलब क्या होगा कि इसमें प्रीवियस हिस्ट्री रहेगी, आपको पता है रोमेटिक डिजीज़ की वजह से हो रही है तो इसकी प्रीवियस हिस्ट्री में रोमेटिक डिजीज़ रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, और भी कुछ चेंजेस आएंगे इसमें माइनर में। ईसीजी चेंज, ईसीजी में वही आपका पीआर इंटरवल आपकी गड़बड़ा जाएगी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट, अगर आप जब ब्लड टेस्ट कराओगे तो आपको सी रिएक्टिव प्रोटीन आपको देखने को ब्लड में मिलेगा। नेक्स्ट है, आपको पता चलेगा रोमेटिक फीवर हुआ था उसको। नेक्स्ट है एसेंशियल क्राइटेरिया, कौन कौन से एसेंशियल क्राइटेरिया वो देखो, एलिवेटेड लेवल ऑफ ओ एंटी स्टिप्टोलाइसिन टिट्रेट, मतलब होता है कि आपके जो बॉडी है उसमें क्या होगा, ओ एंटी स्टिप्टोलाइसिन टिट्रे आपका लेवल उसका बढ़ जाएगा। ये क्या, आप पूछो ये क्या है, सब एक बैक्टीरिया होने के बाद एंटीबॉडी का लेवल है ये। पॉजिटिव थ्रोट कल्चर फॉर स्ट्रेप्टोकोकस, और आप जब थ्रोट कल्चर कराओगे तो मैंने आपको पहले ही कहा था सोर थ्रोट हो रहा है, बैक्टीरिया ने गले में भी कॉलोनी बनाई थी, तो आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया मिलेगा जब आप थ्रोट का कल्चर कराओगे तो। ठीक है, अब देखो डायग्नोस्टिक कैसे करोगे आप, हिस्ट्री कलेक्शन करोगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, चेस्ट एक्सरे कराओगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कराओगे, ब्लड टेस्ट कराओगे। ब्लड टेस्ट में आपको क्या मिलेगा, आपको सी रिएक्टिव प्रोटीन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी चीज़ में आपको पीआर इंटरवल लेट देखने को मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट देखो मैनेजमेंट क्या करना है, मैनेजमेंट के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी देना है। क्यों, क्योंकि इन्फेक्शन वगैरह है तो दर्द वगैरह होगा इसमें, तो आपको एस्प्रिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड देनी है। एस्प्रिन इज ए ड्रग ऑफ चॉइस, ये क्या होती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है रोमेटिक फीवर में। एंड गिव हाई डोज, इसमें हाई डोज में एस्प्रिन देनी है आपको 100 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट पर डे। NSAID देनी है दर्द को कम करने के लिए, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। नेक्स्ट आपको एंटीबायोटिक देनी है, लो डोज ऑफ एंटीबायोटिक आपको देनी है, जैसे पेनिसिलिन वगैरह लो डोज पे, और मंथली इंजेक्शन ऑफ लॉन्ग एक्टिंग पेनिसिलिन, और पेनिसिलिन का आपको मंथली इंजेक्शन लगाना है। नेक्स्ट देखो, इसका मैं डायग्नोस्टिक भी आपको बता देता हूँ साथ साथ में। नर्सिंग मैनेजमेंट देख लो आप साथ साथ। नर्सिंग मैनेजमेंट आपको क्या करना है,
कि नर्सिंग डायग्नोसिस के साथ साथ में उसका इंटरवेंशन लिखना। तो फर्स्ट डायग्नोसिस हो गया डिक्रीज कार्डिक आउटपुट रिलेटेड टू कार्डियाटिस। आपका जो 5 से 15 साल का बच्चा, उसमें क्या होगा, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें कार्डियाटिस हो गया, मैंने आपको बताया था कार्डियाटिस समझ में हो गया। तो कार्डियाटिस में कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो गया और साथ साथ वाल भी खराब है तो कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगा। पेन रिलेटेड टू पॉलीआर्थराइटिस, आपके बच्चे के जो शरीर के अंदर जितने भी सारे जॉइंट्स, उस सबके जॉइंट्स के अंदर पेन हो रहा है, क्योंकि उसमें सब में आर्थराइटिस हो गया तो पूरा शरीर में पेन आपको देखने को मिलेगा। रिस्क ऑफ इंजरी रिलेटेड टू द इनवॉलेंट्री मूवमेंट इन कोरिया, आपको इंजरी की रिस्क रहेगी क्योंकि आपकी जो कोरिया के अंदर इनवॉलेंट्री मूवमेंट चल रही है, मैंने आपको पहले बताया था, जैसे मस्कुलर कोऑर्डिनेशन वगैरह सेटिंग से होगा नहीं, ठीक है, तो वो बच्चा नीचे भी गिर सकता है कहीं कहीं। एंजाइटी रिलेटेड टू द डिजीज प्रोसेस, ऐसी बीमारी की वजह से अगर 5 से 15 साल का बच्चा सोचेगा भाई मेरे अंदर बीमारी क्यों आ गई है, ठीक है, ऐसे मैंने कौन से जन्म के पाप किए कि इतने छोटी उम्र में मेरे साथ ऐसी बीमारियां घटित होने लग गई, तो इससे क्या होगी, एंजाइटी होगी, साथ में नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू द लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट्स एंड द प्रॉब्लम इन द एक्वायर्ड हार्ट डिजीज। आप बच्चे में नॉलेज डेफिसिट है क्योंकि उसे पता नहीं है कि ये कितना दिन तक चलेगी, कितना दिन रहेगी, क्या मैं जिंदगी भर ऐसे ही रहूँगा, क्या इसकी वजह से मुझे और कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे, क्या मैं जल्दी बूढ़ा हो जाऊंगा, क्या मैं चल नहीं पाऊंगा, क्या मैं जल्दी मर जाऊंगा, ये सब चीज़ें उसको बच्चे को टेंशन सताएगी। तो आपको उसे नॉलेज भी देना है क्योंकि नॉलेज उसको डेफिसिट है, क्योंकि ऐसी ऐसी घटना किसी के साथ होता है तो वो बच्चा भी नॉलेज डेफिसिट उसमें है तो वो बच्चा भी डर सकता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से नर्सिंग डायग्नोसिस आपको समझ में आ गया, मैनेजमेंट समझ में आ गया, आपको रूमेटिक डिजीज समझ में आ गई, आपको IMNCI समझ में आ गई, आपको हाइड्रोसिपेलस समझ में आ गया, आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम समझ में आ गया। बोलो रे हाँ हाँ। और आजकल कमेंट नहीं करते भाई, क्या बात, आजकल कमेंट किया करो थोड़े थोड़े। और ठीक है, अभी तक जिनके पास में अपने जो वीडियो नहीं पहुंच रहे हैं, अगर वो सही ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं और उनको भी टेंशन है, तो आप भी उनको शेयर किया करो, ठीक है। और साथ साथ कमेंट किया करो, बताया करो कि भाई ये चीज़ पढ़नी या नहीं पढ़नी, ये टॉपिक पढ़ना है, ये सब आपके लिए बन रहा है, ऐसा था नहीं कि मैं इसमें कुछ बेनिफिट है, आप सबके लिए है। एग्जाम चल रहे हैं तो सबकी प्रिपरेशन के लिए बनाए हुए हैं, तो आप कमेंट जरूर करें, बताएं कौन सी चीज़ पढ़नी है, उस पर हम अगले वीडियो वगैरह बनाते रहेंगे, ठीक है। और 10 तारीख का मैंने कहा था 10 तारीख तक पूरा सिलेबस हो जाएगा, तो बिल्कुल आप सोते टेंशन मत लीजिए, 10 तारीख तक कंप्लीट सिलेबस कर देंगे। उसके 20 दिन बाद आपको खुद को पढ़ना है, आराम से पढ़ते रहना, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक्स।